तो बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन डील किए थे ना, तो यह दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड में आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेगा, नंबर ऑफ हेलोजन सेम रहेगा, ठीक है ना। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड का मीनिंग यही हुआ कि जितना भी हम लिखेंगे कंपाउंड, सब में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हेलोजन सेम रहेगा और सेम हेलोजन रहेगा, ठीक है। सिर्फ जो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। बोल रहा है कि जब स्ट्रक्चर अब डिफरेंट होगा तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो इसमें देखो कोई ब्रांचिंग नहीं है। जैसे हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल का लिए एग्जाम्पल, ब्यूटाइल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया, ये ब्यूटाइल हैलाइड है, 1 क्लोरो ब्यूटेन है ना, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है, सब ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। ब्यूटाइल क्लोराइड सारा है, ठीक है, लेकिन सब ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये 1 क्लोरो ब्यूटेन है, ये जो है आइसो वाला आ गया तुम्हारा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। और इसमें देखो कि पोजीशन शिफ्ट हो गया है खाली हैलोजन का, है तो स्ट्रेट चेन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गया। और इसमें देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही कार्बन से 3 CH3, ये नियो हो गया, ये नियो हो गया, नियो हैलाइड्स। तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा उसी का 3 ब्रांच है उसमें, है ना। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसी में है ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है ना, इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा, जैसे ये सीधा है, अब यहाँ पर कुछ लगा देंगे, यहाँ कुछ लगा देंगे, तो कैसा हो जाएगा, नज़दीक नज़दीक आएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल होता है तो उसका सरफेस एरिया कम होने का। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है, इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होते जाता है स्ट्रक्चर, लगभग स्फेरिकल हो नहीं जाता है, मतलब स्फेरिकल के जैसा होता है। तो जानते ही हो कि सरफेस एरिया सबसे कम किस शेप का होता है, स्फेयर का। तो ये तो स्फेरिकल नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्फेरिकल आ गया, इसमें और थोड़ा ज़्यादा स्फेरिकल हुआ, ये पूरा स्फेरिकल हो गया, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है इसमें, है ना। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है, जो शेप होता है वो स्फेरिकल होते जाता है, मॉलिक्यूलर शेप कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। और जैसे जैसे स्फेरिकल शेप होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो बॉइल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है ये हमको पता है। कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। दिमाग में सोच लेना है, उल्टा सोचना है ना। आंसर से ही शुरू हो जाना है, आंसर से सोचना, उल्टा शुरू करोगे आंसर मिल जाएगा। आंसर हमको क्या लाना है कि ये जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज तभी होता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज तभी होता है जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का बहुत कारण है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया तो कम हो गया, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो गया तो कम हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो कम हो गया। तब यहाँ पर कौन सा सटीक बैठ रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका शेप धीरे धीरे स्फेरिकल होता जा रहा है। इसका शेप धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, स्फेरिकल होता है। तो जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका जो है स्फेरिकल कैरेक्टर जो है शेप में बढ़ता जा रहा है। स्फेरिकल कैरेक्टर शेप में बढ़ता जा रहा है। जब स्फेरिकल कैरेक्टर बढ़ता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। स्फेरिकल कैरेक्टर बढ़ेगा तो
सरफेस का जो शेप है वो मोर एंड मोर स्फेरिकल हो रहा है। इसका जो शेप है मोर एंड मोर स्फेरिकल हो रहा है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो जैसे जैसे मोर एंड मोर स्फेरिकल हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा स्फेरिकल उतना सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम होने के बाद वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो कम हो गया। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो कम एनर्जी लगेगा बॉयल करने के लिए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिख लोगे ना? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द वेरियस अल्काइल हैलाइड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलोजन, है ना? आया बात समझ में? अगर नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिए क्लोरोमीथेन, ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, सब में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 रिप्लेस हुआ, यहाँ 3 रिप्लेस हुआ, यहाँ चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रह गया, सिर्फ नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ गया। नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ने से क्या हो गया, मास बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया ना। तो मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, आया साइज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा क्लोरीन आ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा और मास भी बढ़ेगा। इसका साइज भी बढ़ेगा ना और मास भी बढ़ जाएगा। साइज भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से क्या हो गया, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगेगा हमको इसको बॉयल करने में। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या दिखाना है हमको कि मास इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या दिखाना है, मास इंक्रीज कर रहा है। मास जब इंक्रीज करता है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आया समझ में? हैं? तो जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर? तो इस बार क्वेश्चन है, हेलो एल्केन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। ठीक है, जैसे कि CH3Cl है, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH4 से ज़्यादा होगा। ठीक है, CH3CH2 Br है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्केन होगा वो होगा CH3 उससे ज़्यादा होगा। समझ में आया? हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका 2 रीजन है। एक तो पोलैरिटी है और दूसरा है मास इंक्रीज कर, है ना? पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, तो ये बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन क्या है, -I इफेक्ट देता है। -I इफेक्ट देगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इसमें पोलैरिटी आ गया, आयनिक कैरेक्टर हो गया, ये डायपोल बन गया। 11 में पढ़ाए थे डायपोल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या क्या, एक रीज़न हो गया कि पोलैरिटी है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है पोलार है, इसमें पोलैरिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हाई क्वांटिटी ऑफ पोलैरिटी है इस दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब पोलैरिटी ज़्यादा होगा तो डायपोल इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। डायपोल इंटरेक्शन काफ़ी, डायपोल बन गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव सेम मॉलिक्यूल में जनरेट हो गया, तो डायपोल हुआ कि नहीं? तो डायपोल इंटरेक्शन आएगा कि नहीं? हाँ, जब डायपोल इंटरेक्शन आएगा तो और ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा।
तो जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिसके कारण, और इसमें जो है ये मीथेन है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है, प्योरली कोवैलेंट है, पोलैरिटी नहीं है, नहीं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि पोलैरिटी है ही नहीं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने का चांस है क्या हाइड्रोकार्बन में? इस हाइड्रोकार्बन में कोई चांस है? पोलैरिटी है ही नहीं, पोलैरिटी नहीं है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कार्बन हाइड्रोजन का, इसलिए पोलैरिटी बहुत कम है हाइड्रोकार्बन में। लेकिन हेलो एल्केन में पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है ना। पोलैरिटी होने के चलते उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और जब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हार्ड होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं। दूसरा कारण ये भी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन का जो मोलार मास है वो ज़्यादा है, इसमें क्लोरीन आ गया है ना, इसमें ब्रोमीन है, इधर सब हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा ही है ना मोलार मास, मोलार मास भी ज़्यादा है। मोलार मास बढ़ने से भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ रहा है पोलैरिटी के चलते, दूसरा इधर से बाकी जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों फैक्टर जो है सपोर्ट कर रहा है क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा हेलो एल्केन में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो ये सारा रीजन लिख लोगे अपने से। और नेक्स्ट है हम लोग सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में पता चलता है कि अल्काइल हैलाइड्स जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि इसको सॉल्युबल होना चाहिए क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर है, पोलैरिटी है लेकिन वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, आयंस बनता नहीं है, सिर्फ पोलैरिटी है, आयनिक कैरेक्टर उसमें इंजेक्ट हो गया है, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, लेकिन वो बॉन्ड ब्रेक तो नहीं होता है, इसलिए प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, एक फैक्टर ये है कि ये प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के, दो ही तरह से वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व होता है, या तो कोई चीज़ आयनाइज हो जाए तब वाटर में डिजॉल्व होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है पानी में जाते के साथ आयनाइज हो जाता है इसलिए डिजॉल्व हो जाता है। और दूसरा उपाय है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, कैसे? क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, वो आयनाइज नहीं होता है चीनी, है ना। शुगर पानी में घुल जाता है लेकिन वो आयनाइज नहीं होता है, बिना आयनाइज हुए वो घुलता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, इसलिए वो घुल जाता है। तो यहाँ पर भी यही दो केस देखना होगा, या तो ये आयंस में बन जाए तो डिजॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो डिजॉल्व होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ये नहीं बना पाता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी वाटर के साथ ये नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पहले जो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ना होगा। अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, उसको ओवरकम करना होगा। समझ गए? उसको ओवरकम करना होगा। तो दो फोर्स है यहाँ पर, वाटर पार्टिकल के बीच में, वाटर और वाटर पार्टिकल है ना, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। अल्काइल हैलाइड के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेंगे, तब ना फिर दोनों आपस में जुड़ेगा। तो इस दोनों के लिए जो एनर्जी कहाँ से आता है? जब नया बॉन्ड बनता है, जब नया बॉन्ड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है पानी में घुलता है, तो पानी में घुलने के बाद वाटर के साथ वो नया बॉन्ड बनाया ना, तो वाटर के जब किसी के साथ बॉन्ड बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, यानी वाटर के साथ जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो बॉन्ड बनाया उससे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ, जो कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जितना तोड़ने के लिए ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जब अल्काइल हैलाइड और वाटर जब इंटरेक्ट करेगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप होगा,
तो उसमें एनर्जी इतना ज़्यादा डेवलप रिलीज होना चाहिए जो कि अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसको तोड़ दे, वाटर वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ दे। दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तब ना टूटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड है उसको एनर्जी जो चाहिए, वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको भी एनर्जी चाहिए। दोनों मिलाकर के एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है जो कि अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में बॉन्डिंग के समय जो एनर्जी रिलीज होता है वो कम पड़ जाता है। तो दोनों बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा? पुराना बॉन्ड टूटेगा तब ना नया बॉन्ड बनेगा। इसीलिए अल्काइल हैलाइड जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। अल्काइल हैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है क्योंकि वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ ही नहीं पाता है। ठीक है। दूसरा अल्काइल हैलाइड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसको भी नहीं तोड़ पाता है। ठीक है। और तीसरा बात यह है कि अल्काइल हैलाइड पोलार तो है, इसमें आयनिक कैरेक्टर तो है, लेकिन इतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर नहीं है कि वो आयनाइज कर जाए, आयन प्रोड्यूस नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पोलर नहीं है कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। अल्काइल हैलाइड जो है वाटर में, हालांकि ये पोलर है होने के बाद भी ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर?